दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी नेकपाल, यूपी टेट, यूपी बीएड इंट्रेंस आदि परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बतला देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे यूट्यूब चैनल से कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके यूट्यूब पे पहले पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा वीडियो का पहला क्वेश्चन। विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। कौन संधि है? स्वर संधि। यहाँ पे स्वर संधि की बात हुई है तो स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। दो स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे विद्यालय शब्द आया है तो विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधनालय होगा। विद्या के अंत में भी आ रहा है और आलय के प्रारंभ में भी आ रहा है। जब दोनों आ मिल रहे हैं तो आ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्वर संधि है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिग्गज, उच्चारण, इसमें क्या है? व्यंजन संधि है। तीसरा ऑप्शन है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि के बारे में जान लेते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, कौन सा होगा? पोधन अन। ठीक है, पोधन अन पवन होगा। ये पवन में कौन सी संधि, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन सी संधि है? अयादि स्वर संधि है। ठीक है अयादि स्वर संधि है तो अयादि स्वर संधि के बारे में जान लें। इसका शॉर्ट ट्रिक जान लीजिए कि जब किसी भी शब्द में, किसी संधि में अगर ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती है और उसमें अधिकतम अक्षर जो होता है वो 3 अक्षर का होता है, तो वो समझ लीजिए वो क्या है? अयादि स्वर संधि है। जैसे क्या है? पवन, नयन, धावक, पावक, नायक, ये सभी क्या है? अयादि स्वर संधि है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में वजन होते हैं, बताइए कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। हिंदी में वचन जो होते हैं वो 2 होते हैं। जिससे क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वचन किसे कहते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगरा का बहुवचन होगा, क्या होगा? बहुवचन नहीं होगा आगरा का, क्योंकि आगरा ये क्या है? एक वचन है। ये रहा 5वां क्वेश्चन। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उसे कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बतला दूँ शब्द शब्द आया है तो शब्द के बारे में कि शब्द के 4 भेद होते हैं, उसे 4 प्रकार से पहचाने जाते हैं। कौन कौन से? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रूपांतरण के आधार पे जो शब्द का प्रकार होता है वो क्या होता है? 2 प्रकार होता है रूपांतरण के आधार पे। कौन कौन सा? विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम अविकारी शब्द का तो अर्थ जान लिए, तो अब विकारी शब्द का जान लेते हैं। तो विकारी शब्द जो होता है वे शब्द जो लिंग, पुरुष, वचन के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, अच्छा, वह, ये क्या है? विकारी शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। क्या सही रूप है? तृष्णा। ठीक है दोस्तों, तीसरा सही शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा, क्या होगा बताइए? तो क्या होगा? कवयित्री होगा। ठीक है, सी ऑप्शन मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
ये रहा 8वां क्वेश्चन। संस्कृति के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं क्या? तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम। ठीक है दोस्त, जो संस्कृत में जैसे ही प्रयोग होते हैं वैसे हिंदी में भी आ जाते हैं, तो वही तत्सम प्रयोग होता है। और जो शब्द क्या है तत्सम से थोड़ा हट कर रहता है उसे क्या है? तद्भव कहा जाता है। तद्भव। इस तद्भव की परिभाषा ये होगी कि हिंदी में आते आते जिनका शब्द विहत हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे क्या? आग हुआ, आग का तत्सम जो शब्द होगा वो अग्नि होगा। भाई हुआ, ठीक है, गृह हुआ, अश्व हुआ, ये सब तत्सम है। लेकिन अश्व का जैसे क्या है? घोड़ा होगा, घोड़ा तद्भव हो जाएगा। गृह का घर जो होगा, घर क्या होगा? तद्भव होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अगले ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला ऑप्शन जैसे देशज है। देशज शब्द किसे कहते हैं? कि जो स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश करते हैं शब्द, उसे ही क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। जैसे क्या है? गद्दा, लोटा, पगड़ी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो उसको कहते हैं क्या? कहते हैं उसको, बतलाइए। द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे क्या हुआ? नर नारी, भाई बहन, रात दिन, बड़ा छोटा, ये सब क्या है? द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों शब्द क्या है? प्रधान होती है। इसकी पहचानने की ट्रिक क्या होती है? बस ये जान लीजिए कि जहाँ पे विलोम शब्द, विपरीत शब्द आ जाए और जहाँ पे क्या है? योजक चिन्ह लगा हो बीच में, वो क्या होगा? द्वंद्व समास है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखिए क्या है? द्विगु समास दूसरा ऑप्शन है। द्विगु समास के बारे में जान लेते हैं। मतलब जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, संख्या का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। जैसे क्या है? त्रिभुवन, तीन भुवनों का समाहार, इसमें तीन भुवन का बात कही गई है। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। ठीक है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तत्पुरुष जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है तथा जिस समास शब्द का विग्रह करने पर कारक चिन्हों, मतलब कारक चिन्ह आए, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी जान लेते हैं कि समास जिस यहाँ बात हुआ है, तो समास जो होते हैं वो 4 ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे कि कर्मधारक और द्विगु समास क्यों नहीं होता है? क्योंकि कर्मधारक और द्विगु समास जो होता है वो क्या है? तत्पुरुष समास के ही भेद है, यानी भाग हैं। ठीक है दोस्तों, और तत्पुरुष समास में जो कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो 6 ही किया जाता है। कर्ता तथा संबोधन को छोड़ दिया जाता है, अन्य जो बचता है वो कारक चिन्हों का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध शब्द है, बताइए क्या शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल है, डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अन्य क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनुरक्त का विलोम शब्द है, बताइए क्या होगा? विरक्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? बताइए कौन से हैं? शर्करा। शर्करा शब्द में क्या है? सभी शब्द जो है तत्सम है। जैसे शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, इसमें क्या है? तत्सम शब्द है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? बताइए किस शब्द में नहीं है? और ये है क्या? कुशल। कुशल में उपसर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे उपसर्ग की बात हुई है तो उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। जो किसी शब्द के पहले, मतलब जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है। उपधन सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृजन करने वाला, यानी किसी भी शब्द के पहले यानी समीप आकर नए शब्दों का निर्माण करें, उसे ही क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे क्या है? हार में प्र जोड़ दिया जाए तो प्रहार हो जाएगा। ठीक है, जैसे दिन में प्रति जोड़ दिया जाए तो प्रतिदिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, बताइए किस शब्द में हुआ है? पुजारिन में हुआ है, ठीक है, पुजारिन में। और यहाँ पे बात हुआ है प्रत्यय का, तो प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। प्रत्यय देखिए, जो किसी शब्द के बाद आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करें उसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, यानी कि अंत में आकर। जैसे क्या हुआ, राष्ट्र में अगर वाद जोड़ दिया जाए तो राष्ट्रवाद हो गया, ठीक है। इसी तरह ये क्या है? तब प्रत्यय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहेंगे? द्विगु समास कहते हैं, ठीक है दोस्तों, द्विगु समास। अभी द्विगु समास की बात ऊपर की गई है, आप लोग इसको समझे हैं तो अगले ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। कर्मधारय समास, इसको कर्मधारय कर लीजिएगा और इसको संख्यावाचक कर लीजिएगा, ठीक है, टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। तो कर्मधारय समास, अब अभी मैं बतलाया हूँ कि कर्मधारय जो है वे क्या है? कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष समास के ही भाग हैं। तो कर्मधारय समास किसे कहेंगे? जिस तत्पुरुष समास के समस्त पद समान रूप से प्रधान हो तथा विशेष विशेषण का भाव प्रकट करते हो उसे क्या कहेंगे? कर्मधारय समास, ठीक है दोस्तों। जैसे क्या है? नील कमल, नीला कमल, नीला क्या है? विशेषण है और कमल विशेष है, इसलिए यहाँ पे कर्मधारय समास है। अगला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बारे में जान लेते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो तथा पहला पद क्या है? अव्यय हो। अव्यय मतलब उपशब्द हो। उपशब्द मतलब क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग हो, उसे क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास, ठीक है। जैसे क्या? यथाशक्ति, यथास्थान, भर पेट, ये सभी क्या है? अव्ययी भाव समास। यानी पहला पद जो होगा उपसर्ग होगा, ये बस जान लीजिएगा, तो वो क्या होगा? अव्ययी भाव समास है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बताइए द्वंद्व समास है, आ गया, द्वंद्व समास के भी बारे में बतलाया हूँ। तो द्वंद्व समास क्या है? नर नारी द्वंद्व समास है। भाई बहन, रात दिन, विलोम शब्द जिसमें आ जाए, जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा हो, क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नगर में रहने वाला को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नागर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नगर में जो रहता है उसे नागर कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताइए जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा नहीं है? सौ, इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है दोस्तों। लोहा एक जाति है, लड़की एक जाति है, पुस्तक एक जाति है। क्यों? लोहा में किसी पर्सनल लोहा का नाम नहीं लिया गया है, बिटुमिनस है कि कौन सा लोहा है, ये नहीं लिया गया है। पुस्तक में कोई रामायण महाभारत ये किताब का नाम लिया नहीं गया है। लड़की में किसी लड़की का नाम लिया नहीं गया है। जब नाम किसी का पार्टिकुलर लिया जाएगा उसमें तो क्या होगा? वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक उसकी जाति समूह की बात की जाए तो वो क्या होगा? जाति होगा, ठीक है। अब देखिए क्या जातिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों तथा प्रवृत्तियों का बोध हो उसे क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। जैसे नदी, लड़का, पुस्तक, लोहा, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? तो तीसरे ऑप्शन में संप्रदान कारक है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, यहाँ पे को शब्द आया है इसलिए यहाँ पे संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का जो कारक चिन्ह होता है को के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कारक की बात हुई है तो कारक को जान लेते हैं। हिंदी में कारक 8 होते हैं, कितने? 8 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं उनके चिन्ह सहित मैं बतला देता हूँ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हुई है तो इसको जान लेते हैं। हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं हम आता है, ठीक है, और मध्यम पुरुष में तू तुम आप लोग आता है,
और अन्य पुरुष में यह वह ये भी आता है। ठीक है।